Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. विश्व पुस्तक मेला में इस वक्त हम मौजूद हैं। भारत मंडपम में आयोजित किया गया है और मेरे हाथ में एक किताब आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर। ये वो गाथा, ये वो शौर्य जो हमारी भारतीय सेना तीनों जो विंग हैं उन्होंने अभी दिखाया। जो पराक्रम हमने पिछले साल मई में देखा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पे भी और तमाम जो और भी घटनाएं ग्लोबली हो रही हैं उस पर भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी साहब। बहुत बहुत स्वागत सर आपका दैनिक जागरण पर। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूं और इस पुस्तक मेला में आके और स्पेशली सुरक्षी का जो स्टॉल है इसमें तो आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी पुस्तकें यहाँ पर हैं और सिंदूर की पुस्तक भी मैंने यहीं पे देखी। ये दोनों रोशनी और चांदनी सेनगुप्ता जिन्होंने ये लिखी है जी, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर। सर युवाओं से भी आपका ज़्यादा इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है। क्या आप देखते हैं युवाओं में जब आप बातचीत करते हैं, वो आपसे बातचीत करने आते हैं खासकर इन किताबों के लिए और भारतीय सेना के शौर्य के लिए? युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है और ये आज से नहीं, ये पुरातन काल से है। भारत में युवाओं ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी भी देख लीजिए स्वामी विवेकानंद जिनका आज जन्म दिवस भी है, और नेताजी सुभाष बोस, आप देखिए मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस जो 17.5 साल का बच्चा था। तो ये सब युवा थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमारे योगेंद्र सिंह, ये भी 19 साल के थे जब इन्हें परमवीर चक्र मिला। संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे 23 साल का बच्चा। तो ये सब राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले हमारे युवा हैं और इनके लिए केवल एक ही प्रेरणा है कि भारत माता हमारी सबसे बड़ी माता है। भारत का सम्मान, भारत का आदर, भारत की सेवा, भारत की गरिमा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, एक सवाल, क्योंकि इस पर बहुत सारी चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। हम देख रहे हैं चाहे ग्लोबली में हम देखें, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक टेंशन, एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जा रहा है। अभी अमेरिका ने जो अपना यूएस बजट बढ़ाने की बात की है, $1.5 बिलियन तक बढ़ाने की बात की गई 2027 तक ट्रंप साहब की तरफ से। इसको कैसे देखते हैं सर? क्या लग रहा है कि आप पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन पर दबाव डालते हैं, नाटन कंट्रीज़ पर, कि आप बजट जो है वो बढ़ाइए। दूसरी तरफ चाइना लगातार बजट बढ़ा रहा है और जिस तरीके से हम देखते हैं विजुअल्स वहाँ पर आते हैं, कैसे देखते हैं हम सब सिनेरियो को कि आने वाला वर्ल्ड कैसा नज़र आता है आपको? ज़रूर आपने जो चिंता जताई है ये बहुत ही चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। आज विश्व में अनस्टेबल वर्ल्ड है और सब लोग मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि यूनिपोलैरिटी वही विश्व का एक अकेला उसका आदेश चले, दबदबा वही रहे। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ये सब जो ईगो की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है और अस्तित्व की लड़ाई है। कुछ लोग अस्तित्व के लिए, क्योंकि इजराइल जैसा देश है वो अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, एग्जिस्टेंस के लिए। और बाकी अगर देखा जाए वेनेजुएला वगैरह, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा देश है, उसके पास इकोनॉमिक पावर भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वहाँ के जो आर्म फोर्सेस थी उन्होंने अपना कार्य सही किया। नहीं तो किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को कोई दूसरा उठा के ले जाए, बेडरूम से उठा के ले जाए, ये अविश्वसनीय है। अगर वहाँ की सेना या कुछ भी थोड़ा तो विरोध करना चाहिए था, थोड़ा तो कुछ पराक्रम शौर्य की हमको प्रदर्शित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा आप यूक्रेन में देखिए, रशिया को, द ओल्ड यूएसएसआर को तोड़ने में भी नेटो कंट्रीज़ का, स्पेशली यूएस का बहुत बड़ा हाथ रहा था। और आज रशिया सोचता है कि मेरा जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो सब खत्म हो गया, तो वो अपने उसको दोबारा लेने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये जो ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है जिसमें कि रशिया का बिल्कुल अच्छी तरह से अस्तित्व है, वर्चस्व है, वो केवल रशियन ओरिजिन के ही लोग हैं।
वो उनका रिलीजन भी, भाषा भी, सब। और मैं नहीं समझता कि वो वापस यूक्रेन में जाने वाले हैं। यूक्रेन एक मोहरा बन गया नेटो कंट्रीज़ के लिए कि उन्होंने इसको लड़ा के, खुद कोई नहीं आया लड़ने, लेकिन हथियार देते रहे, एम्यूनिशन देते रहे, उसको बढ़ावा देते रहे कि तुम लड़ जाओ, और उसने अपने एक अच्छे खासे देश को बर्बाद कर दिया। एक ऐसा लीडर जिसको कि ये नहीं ख्याल था कि राष्ट्र के लिए क्या सही है, जिस आदमी में ये ज्ञान नहीं हो कि मेरे राष्ट्र मेरे लिए प्रथम है, वो एक नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ, उन्होंने स्थापित किया रिजीम चेंज। एक अलग टाइप ऑफ वॉरफेयर आज चल रहा है बांग्लादेश में, हमारे पड़ोस में देख लीजिए, अभी वेनेजुएला में भी देख लीजिए यही हो रहा है। और भी कंट्रीज़, नेपाल की तरफ भी इस तरह का ध्यान, श्रीलंका में कोशिश की गई। ये जो चीज़ें हैं, अपार्ट फ्रॉम जो पुराने टाइम में चाणक्य ने भी लिखा है इसके बारे में, द आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं, और उनको जब आप देखेंगे तो लगता है कि ज़रूर आज के दिन स्थिरता नहीं है, विश्व में अस्थिरता ज़्यादा है, और इसके संदर्भ में भारत को बहुत इन चीज़ों को सही दिशा में ले जाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। और हमारी डिप्लोमेसी, सर इंडिया का जो स्टैंड इन सब चीज़ों पे रहा है, चाहे वो यूक्रेन और रशिया वाले मामले पे हो, इसके साथ मिडल ईस्ट के साथ जो इजराइल की टेंशन चल रही है, और अभी यूएस ने वेनेजुएला पर जो किया, और हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि नेपाल में एक अस्थिरता नज़र आई, बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, और श्रीलंका में हालांकि हुआ था लेकिन उसके बाद कंट्रोल किया, हमने भी दोबारा से रिश्ते जो हैं बनाए हैं। अफगानिस्तान तालिबान के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर रिश्ते बनाने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन वहाँ तो जो कट्टरपन है और जो तमाम जो और चीज़ें हैं उनको छोड़ ही देते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय सेना और भारत को क्या इन सब चीज़ों से कोई टेंशन लेने वाली बात है, और कैसे जो हमारा स्टैंड अब तक रहा है कि हम किसी एक पक्ष में नहीं हैं, हम जो है हम सिर्फ शांति की बात करते हैं, ये कितना ज़रूरी हो जाता है सर? ज़रूर ये सब जो हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, मिडल ईस्ट में हो रहा है, रशिया यूक्रेन में हो रहा है, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में हो रहा है, और म्यांमार वगैरह में भी हो रहा है, ये सब गंभीर विषय हैं। और भारतीय सशस्त्र सेनाएं और भारतीय नेतृत्व दोनों, ये केवल सशस्त्र सेनाएं नहीं, उसके साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स भी और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी, सब इस पे अच्छी नज़र टिकाए हुए हैं और सही दिशा में चल रहे हैं। उन्होंने जो रशिया के केस में, रशिया यूक्रेन के केस में बिल्कुल क्लियर बोला कि यह युद्ध का नहीं है, और यही शांति से समझाने की वो बातें इजराइल के लिए भी कही हैं। लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो वो तो अस्तित्व के लिए, एक 80 लाख का एक देश है जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसको अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा जोर डालना ठीक भी नहीं है, कर भी नहीं सकता। वेनेजुएला के प्रति भारत ने ज़रूर ये कहा कि ये सब बातचीत के जरिए सुलझाने चाहिए, और भारत का यही हमेशा रहा है कि युद्ध किसी चीज़ का हल निकालने में आज तक नहीं, सिवाय बांग्लादेश वॉज डिफरेंट इशू, जब भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने एक राष्ट्र क्रिएट किया था, उसको छोड़ के दूसरा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलता कहीं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बातचीत के जरिए हर समस्या का हल निकल सकता है। थोड़ा गिव एंड टेक हर एक चीज़ में होगा, तभी समस्या का हल निकलेगा, नहीं तो अगर आप एकदम रिजिड हो जाओगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनानी पड़ेगी। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना को लेकर। सर हम देखते हैं कि चाइना से जब हम बातचीत करते हैं तो लद्दाख वाले क्षेत्र में वो समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्टैंड रहा है कि हम जितनी समस्याओं का समाधान बातचीत से निकाल सकते हैं निकाल लें। लेकिन अरुणाचल वाले मामले में वो बड़ा रिजिड रहता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि जो ड्रैगन की एक चाल है या फिर जो रणनीति है, जो ज़मीनों को हथियाने वाली जो रणनीति है, चाहे आप देखिए साउथ चाइना सी में जो वो करना चाहता है, अब भारत के साथ एक मोर्चे पर तो आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरे मोर्चे पर आप रिजिड हैं और हमारी ज़मीनों पर कब्जे की बात कर रहे हैं, दावे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो कहा है कि ये एक चाइना की सोची समझी रणनीति के तहत भारत के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स 1992-93 से चले आ रहे हैं, यानी कितनी बैठकें हो चुकी हैं। हमने और चाइना ने साथ में मिलकर LAC को बिल्कुल एकदम निर्धारित भी कर दिया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि इनको मैप पे मार्क करके, मैप को ऑथेंटिकेट करके आप साइन करके दीजिए, तो वो नहीं देता।
मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल की जो आपने बात की, वो भारत में उसको स्वीकार नहीं है, लेकिन उसके साथ में म्यांमार में स्वीकार है। तो ये सब चाहता है कि जो कुछ ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स भारत के साथ रहें कि जिससे कि भारत को शांति ना मिले और अस्थिरता भारत की तरफ रहे, और जब भी वो चाहे जहाँ भी क्लेम कर ले। अरुणाचल का जो केस है वो अच्छी तरह से जानता है कि वो हिस्सा उसका नहीं है, उसको साउथ तिब्बत बोल के, और तिब्बत ही उसका नहीं है। ये एक भारत की बहुत बड़ी अर्ली 60s, लेट 50s एंड अर्ली 60s में एक डिप्लोमेटिक, मैं कहूँगा कूटनीतिक विफलता रही कि हमने तिब्बत को एज पार्ट ऑफ ऑटोनोमस रीजन करके एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो हमारा बॉर्डर तो हमेशा तिब्बत के साथ रहा, चाइना के साथ कभी था ही नहीं। और जो बफर था वो उसने ख़त्म कर दिया। वो कोशिश करता है, कभी कभी जैसे गलवान में किया, डोकलांग में किया, इस तरह की चीज़ें करता रहेगा। लेकिन ये मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि चाइना की कभी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि भारत के साथ दूसरा युद्ध लड़ने की, क्योंकि 62 इज़ हिस्ट्री नाउ। भारत सक्षम है और बहुत शक्तिशाली है अपनी सीमाओं की रक्षा करने में। उसको कोई भी नहीं, मेरे को जरा भी संदेश नहीं है कि भारत इनकेपेबल है। लेकिन सर उधर आसिम मुनीर, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया समझती है, और हमने तो सबूतों के साथ दिखाया कि हमने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन अगर आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी आती है आगे, तो हमारे सेना अध्यक्ष ने यह भी कह दिया है कि अब वो संयम नहीं रहेगा जो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में रखा गया था, अगर अब ज़रूरत पड़ी तो। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आपने सिंदूर जो मई में हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, एक तो नाम से ही देख लीजिए कि किस तरह से हमने एक मैसेज भेजा कि अगर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को अगर आपने इस तरह का, तो हम सिंदूर का एक जो इमोशनल मीनिंग है वो हमने कन्वे किया। दूसरा, जो आतंकवादी उनके 6-7 की रात मई में जो मारे गए थे, जब वो उनके जनाजे में, उनका दाह संस्कार में उनकी मिलिट्री, पुलिस, नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप सब थी, तो वर्ल्ड ने देखा कि ये सब कायर लोगों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और अब अगर वो इस तरह की करेगा तो हमारे आर्मी चीफ ने, सारे नेतृत्व ने, रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट है, सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है कि अगर इन्होंने इस तरह का कुछ कार्य किया वो भुगतेंगे। अगर पाकिस्तान किसी तरह से समझता है, उसको अगर कुछ मिसकंसेप्शन है कि मैं बड़ा वो हूँ, तो 71 वॉर दोबारा रिपीट हो सकता है। कोई नहीं, लेकिन लड़ाई हर समस्या का हल नहीं होता, एंड इट शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। जैसा मैंने पहले कहा, द आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू विन द वॉर विदाउट फाइटिंग। वी हैव अनदर मेथड्स टू ब्रेक पाकिस्तान एंड इट कैन बी डन। सिंध, यू नो द प्रॉब्लम, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, जो कि उनका कभी नहीं था। ब्रिटिशर्स जानबूझ के एक लेटर साइन करके चले गए, नहीं तो बलूचिस्तान वॉज इंडिपेंडेंट। गिलगित बाल्टिस्तान, एक मेजर ब्राउन वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने उस पाकिस्तान को दे दिया जो कि उनका नहीं था। तो ये सब चीज़ें अब उठ रही हैं सही तरीके से। वहाँ खुद ही इतने मैं समझूँ अंतर कलह हैं कि वो खुद ही ऑन इट्स ओन पाकिस्तान में दिक्कतें आएंगी, और हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, हमको शक्तिशाली हमेशा आत्मनिर्भरता की तरफ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे साथ वीके चतुर्वेदी साहब जुड़े, जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना ने करके दिखाया है वो कितना ज़रूरी भी था, और अब जो बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे आर्मी चीफ की तरफ से हों, वो सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी है कि अब गलती मत दोहराना, वरना हो सकता है कि नक्शे से भी नामो निशान मिट जाए। नमस्कार।